हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कृष्णा 9155। और आज इस वीडियो में हमारी चर्चा का विषय है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जा रही सहायक कुल सचिव परीक्षा 2022 के लिए नैक और एआईसीटीई के संबंध में कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास हम करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह पहला प्रश्न है, भारत में नैक का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन हैं विश्वविद्यालयों की स्थापना, विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या वित्त पोषित विश्वविद्यालय। तो नैक जो है उसका मुख्य उद्देश्य होता है विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन करना। ठीक है, ये इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए इसे देख लेते हैं। तो हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि नैक क्या है। ठीक है, नैक NAAC इसका स्पेलिंग है, जिसमें कि इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल असेसमेंट फॉर एंड एक्रीडेशन काउंसिल। ठीक है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल, ये इसका लोगो है जिसे हम देख रहे हैं। इसके लोगो में क्यू बना हुआ है, ये आप देख रहे हैं क्यू, और क्यू का मतलब कुछ ऐसा संबंध समझ लीजिए कि क्वालिटी से है। ठीक है, उच्च गुणवत्ता के लिए ये स्थापित किया गया था। तो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल, और इसका जो ध्येय या जो मोटो है वो ही ये हम देख रहे हैं, एक्सीलेंस, क्रेडिबिलिटी और रेलेवेंस। ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ जो नैक है NAAC, हमने अभी देखा, तो ये है, इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद। ठीक है, तो यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे हम UGC कहते हैं, कि एक स्वायत्त निकाय है। यह संस्थान की गुणवत्ता स्थिति की समझ प्राप्त करने के लिए उच्च शैक्षणिक संस्थानों HEI, हायर एजुकेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, जैसे महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों या अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों का मूल्यांकन और मान्यता प्रदान करता है। ठीक है, यह संस्थानों की गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप होने के लिए मूल्यांकन का कार्य करता है, जैसे शैक्षिक प्रक्रियाओं और परिणामों से संबंधित इसका प्रदर्शन। ठीक, कैसे पूरे वर्ष में पढ़ाई लिखाई की गई है और पेपर कैसे हुए हैं, और पेपर की गुणवत्ता क्या थी, पढ़ाई लिखाई की गुणवत्ता क्या है, इस कॉलेज के अंदर किस प्रकार का एनवायरनमेंट है, अनुशासन की व्यवस्थाएं कैसी हैं, और इसी प्रकार की अन्य अन्य प्रक्रियाएं, पाठ्यक्रम व्याप्ति, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं, विभाग, अनुसंधान, आधारिक संरचना, सीखने के संसाधन, संगठन, शासन, वित्तीय भलाई और छात्र सेवाएं। ठीक है, इसका उद्देश्य भारत में उच्च शिक्षा के परिभाषित तत्व को स्वयं और बाहरी गुणवत्ता मूल्यांकन, पदोन्नति और निर्वाह पहल के संयोजन के माध्यम से गुणवत्ता बनाना है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम समझ लेंगे इसके मुख्य कार्य देश के HEI के बीच, ठीक है, निम्नलिखित मुख्य मूल्यों को बढ़ावा देना है: राष्ट्रीय विकास में योगदान, छात्रों में वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, छात्रों के बीच एक मूल्य प्रणाली बढ़ाना, प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना और उत्कृष्टता के लिए खोज। ठीक है, ये इसके मुख्य कार्य हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर यहाँ पर 2। ठीक है, तो प्रश्न है, इंजीनियरिंग मान्यता निकायों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता, जिसे हम वाशिंगटन समझौता कहते हैं, का भारतीय प्रतिनिधित्व क्या है? ठीक है, तो यहाँ दिया गया UGC, मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद यानी कि नैक, भारत की उच्च शिक्षा परिषद जिनकी HEI, या फिर NVA। ये 4 ऑप्शन हैं, तो इसका उत्तर है NVA। ठीक है, चलिए समझते हैं। प्रश्न में वाशिंगटन समझौते की बात की गई है, तो ये देख लेते हैं। यह अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग डिग्री प्रोग्राम को मान्यता देने के लिए उत्तरदायी निकायों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। वाशिंगटन समझौते की सदस्यता सदस्य देश द्वारा की पेशकश की स्नातक इंजीनियरिंग शिक्षा की गुणवत्ता की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता है। ठीक है, इसे विश्व स्तरीय श्रेणी में लाने के लिए एक अवसर है।
यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंजीनियरिंग स्नातकों और पेशेवरों की गतिशीलता को प्रोत्साहित और सुविधाजनक बनाता है। तो हमने उसका उत्तर देखा कि वो है एनबीए, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन। भारत 13 जून 2014 को वाशिंगटन समझौते का स्थायी हस्ताक्षरकर्ता सदस्य बन गया है। ठीक है। टीयर 1 संस्थानों द्वारा प्रस्तुत एनबीए मान्यता प्राप्त कार्यक्रम वाशिंगटन समझौते के अन्य हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए पात्र हैं। इसलिए इंजीनियरिंग मान्यता निकायों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते वाशिंगटन समझौते का राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व बोर्ड, इसको हम नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन कहते हैं, एनबीए के माध्यम से ये भारत का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। अब इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो देखते हैं। जैसे हमने एनएएसी के बारे में समझ लिया कि ये क्या है। ठीक है। ये यूजीसी का एक स्वायत्त शासी गैर सांविधिक निकाय है। ठीक है। उच्च शैक्षणिक संस्थानों जैसे महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता का संचालन करता है उनकी गुणवत्ता स्थिति को समझ करके। ठीक है। तो ये हमने समझ लिया। इसके बाद हम यूजीसी की बात करें तो यूजीसी जो है वो हम जानते हैं, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। देखिए यहाँ यूजीसी जिसको आप कह रहे हैं तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये 28 दिसंबर 1953 को अस्तित्व में आया और 1956 में से संविधान के हिसाब से सांविधिक दर्जा 1956 में एक अधिनियम बनाया गया और उससे इसे स्टैच्यूटरी बॉडी बना दिया गया। ठीक है। और भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रखरखाव के लिए स्थापित किया गया था। ठीक। पूरे देश में प्रभावी क्षेत्रवार कवरेज करने के लिए यूजीसी ने इसके 6 क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किए, जिसमें एक पुणे है आपका, हैदराबाद है, कोलकाता है, भोपाल, चूँकि हम एमपीपीसीएस के लिए पढ़ रहे हैं तो भोपाल का क्षेत्रीय केंद्र हमें याद रखना होगा, गुवाहाटी और बेंगलोर, ये 6 क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किए थे और अपने कार्यों का विकेंद्रीकरण किया। ठीक है। काम को हल्का कर दिया मतलब। इसके बाद अगर हम बात करें भारत की उच्च शिक्षा परिषद की, तो भारत की जो उच्च शिक्षा परिषद है उसको समझ लेंगे। ठीक है। तो आयोग का ध्यान शैक्षणिक मानकों में सुधार और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, सीखने के परिणामों के लिए मानदंडों को निर्दिष्ट करने, शिक्षण अनुसंधान के मानकों को निर्धारित करने की, इन चीज़ों के ऊपर है। ठीक है। यह आवश्यक शैक्षणिक मानकों को बनाए रखने में असफल पाए गए संस्थानों के लिए एक रोड मैप प्रदान करता है। ठीक है। आयोग के पास शैक्षणिक गुणवत्ता के मानदंडों के अनुपालन के आधार पर शैक्षणिक संचालन की शुरुआत के लिए प्राधिकरण देने की शक्ति है। यह उच्च शिक्षा संस्थानों को देने वाले प्राधिकरण को रद्द करने की शक्ति भी है जहां मानदंडों नियमों के अनुपालन में इच्छाशक्ति या निरंतर डिफॉल्ट पाया जाता है। ठीक है। आयोग उच्च शिक्षण संस्थानों को शोध, शिक्षण और सीखने के प्रचार को कवर करते हुए अच्छे आचरण संहिता बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है। तो ये HEI के बारे में बात हो रही थी हमारी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ अगला प्रश्न है, नैक के निदेशक का नाम बताइए। ठीक है। तो नैक के निदेशक का नाम आपके ऑप्शंस दिए गए, प्रोफेसर BS प्रसाद, डॉक्टर SC शर्मा, प्रोफेसर HA रंगनाथ या फिर प्रोफेसर DP सिंह। ठीक है। तो इनको जो है डॉक्टर SC शर्मा है इसके आंसर, मतलब इसका नैक का आंसर है। नैक के डायरेक्टर का नाम जो है डॉक्टर SC शर्मा है और 2018 में इन्हें अपॉइंट किया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद, ठीक है, नैक के बारे में कौन सा कथन सही है, ये हमें पूछा गया था। ठीक है। तो देखते हैं पहला कथन क्या है। यह एक स्वायत्त संस्था है। हाँ ठीक बात है। यह उच्च शिक्षा के संस्थानों का आकलन और मान्यता देने की जिम्मेदारी के साथ कार्य करता है। ठीक बात है। नैक जो है केवल मतलब क्या करता है, मूल्यांकन करता है और मान्यता देता है। यह दिल्ली में स्थित है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ठीक है। तो अब कोड्स मैंने नहीं है लिखे हैं, तो हम ऐसे ही समझ लेते हैं कि इसका जो कार्यालय है वो दिल्ली में नहीं है बल्कि बेंगलोर में है और इसके क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर 2 उत्तर मतलब सही है, पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा वाला सही है। ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। यहाँ अगला प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न यहाँ पूछा गया है प्रश्न कि अखिल भारतीय
तकनीकी शिक्षा परिषद, ठीक है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को किस वर्ष संसद के अधिनियम द्वारा सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था? ठीक है, तो यहाँ देख, इसको हम AICTE कहते हैं, ठीक है, AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1986 में, 87 में, 88 में या 1989 में, ठीक। तो इसकी स्थापना 1987 में की गई थी, ठीक है। चलिए इसके बारे में कुछ थोड़ा सा समझ लेते हैं। यह AICTE का लोगो है, ठीक है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टीचर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, AICTE। और इसका ध्येय वाक्य यहाँ दिया गया है, योगः कर्मसु कौशलम। ये भी पूछता है कई बार कि AICTE का ध्येय वाक्य या मोटो क्या है, तो हम बता देंगे योगः कर्मसु कौशलम, ठीक है। या फिर किसी अन्य तरीके से पूछ लेगा कि योगः कर्मसु कौशलम निम्न में से किस संस्था का ध्येय वाक्य है, तो आपको ऑप्शन देगा UGC, NAAC या फिर, है ना, AICTE, और फिर चौथा दे देगा, मान लीजिए कुछ भी दे देगा, RBI या इनमें से कोई नहीं, तो हम बता देंगे, ठीक है। चलिए इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। देखिए AICTE के बारे में हम अगर बात करें तो AICTE की स्थापना नवंबर 1945 में राष्ट्रीय स्तर के शीर्ष सलाहकार निकाय के रूप में की गई थी, ठीक है, आज़ादी से पहले। इसका उद्देश्य तकनीकी शिक्षा के लिए उपलब्ध सुविधाओं पर सर्वेक्षण करना और समन्वित और एकीकृत तरीके से देश में विकास को बढ़ावा देना था, ठीक है। अब हमें ये समझ लेना होगा, AICTE का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। AICTE के वर्तमान अध्यक्ष अनिल सहस्त्रबुद्धे हैं, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार AICTE के साथ निम्न कार्य निहित हैं। पहला, मानदंडों और मानकों के नियोजन, निर्माण और रखरखाव के लिए वैधानिक प्राधिकरण, ठीक है। मान्यता के माध्यम से गुणवत्ता आश्वासन, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में निगरानी और मूल्यांकन, प्रमाणन और पुरस्कारों की समता बनाए रखना, भारत की तकनीकी शिक्षा प्रणाली का प्रबंधन और विकास करना। देखिए बेसिकली कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि AICTE भारत में इंजीनियरिंग कॉलेजेस को मान्यता देता है, उनके सिलेबस को देखता है, किस प्रकार की पढ़ाई चल रही है, कैसे पेपर हो रहे हैं और किस प्रकार का रिसर्च वर्क हो रहा है इंजीनियरिंग में। तो कुल मिलाकर के ये है मामला। AICTE इस चीज़ को मॉनिटर करता है, गवर्न करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ अगला प्रश्न है किया गया, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो अब AICTE का काम पूछा है, तो पहला यहाँ स्टेटमेंट है, नए पेशेवर और तकनीकी शैक्षिक संस्थानों को शुरू करने के लिए स्वीकृति देना, ठीक है। तकनीकी शिक्षा के मानदंड तैयार करना, ये भी ठीक है। तकनीकी शिक्षा का मूल्यांकन करना, ठीक है। तो ऊपर दिया गया कौन सा या कौन से कथन सही है, तो यहाँ सभी कथन सही दिख रहे हैं, तीनों कथन सही हैं। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ये 4, यानी कि उपरोक्त सभी, ठीक है, सभी कथन सही है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारत में अभियांत्रिकी शिक्षा यानी कि इंजीनियरिंग की एजुकेशन और अनुसंधान रिसर्च के लिए सर्वोच्च संस्थान कौन सा है। तो यहाँ देखिए कह रहे हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान या भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान या फिर भारतीय विश्वविद्यालयों का संघ, इसकी बात कर रहे हैं। तो ठीक है, ये तो IIT हो गया, ठीक है, ये IIIT है और ये भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान यानी कि, ठीक है, और भारतीय विश्वविद्यालयों का संघ। तो इसका आंसर जो है वो IIT है, ठीक है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में इंजीनियरिंग की डिग्री और रिसर्च वर्क किया जाता है। तो इसको समझते हैं। चलिए देखिए यहाँ हम थोड़ा देख लेते हैं, शिक्षा का राष्ट्रीय नेटवर्क यानी कि जो NNE है ने पहले उत्कृष्टता और शासी निकायों के अग्रणी केंद्रों के लिए एक साझा मंच का प्रस्ताव रखा था जिसे देश भर में फैलाना था, ठीक है। नेशनल नेटवर्क ऑफ एजुकेशन जो है वो उस अपने तरह का देश का पहला शिक्षा पोर्टल होने के नाते भारत के सभी मौजूदा शैक्षिक निकायों को कवर करना है। शिक्षा के संबंध में सभी प्रमुख नीतियों को इन शीर्ष निकायों से गुजरना पड़ता है
क्योंकि भारत सरकार इन शीर्ष निकायों को निधि देती है, फंडिंग करती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं आईआईटी की, यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आईआईटी की स्थापना, ठीक है, 1961 के प्रौद्योगिकी अधिनियम द्वारा शासित है। आईआईटी के संस्थापक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इनकी स्थापना 1951 में हुई थी और यहाँ भारत के 23 शहरों में स्थित है। ठीक है, आईआईटी भारत भर में स्थित स्वायत्त सार्वजनिक तकनीकी और अनुसंधान विश्वविद्यालय हैं। ठीक, भारत सरकार द्वारा स्थापित शीर्ष संस्था आईआईटी परिषद द्वारा आईआईटी को केंद्रीय रूप से प्रशासित किया जाता है और आईआईटी भारत में प्रतिष्ठित अभियांत्रिकी संस्थान है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है, ट्रिपल आईटीज की बात करें अगर, तो ये देखिए, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान सूचना प्रौद्योगिकी पर केंद्रित भारत में उच्च शिक्षा के संस्थानों का एक समूह है। ठीक है, उनमें से 5 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसे अब शिक्षा मंत्रालय कहते हैं, द्वारा स्थापित, वित्त पोषित और प्रबंधित हैं। शेष सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर स्थापित किए गए हैं और भारत में कुल 25 ट्रिपल आईटी हैं, जिनमें से 5 राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में लिस्टेड हैं। ठीक है, शेष 18 आईआईटी सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी ट्रिपल पी मॉडल पर स्थापित किए गए हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें कि भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान, ठीक है, भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान शिमला में स्थित है। यह एक शोध आधारित संस्थान है, रिसर्च बेस्ड। ठीक है, 1964 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था और इसने 20 अक्टूबर 1965 से काम करना शुरू किया था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि भारतीय विश्वविद्यालयों का संघ। ठीक, तो भारतीय विश्वविद्यालयों का संघ, इसका मतलब क्या है, तो हम इसे देखेंगे। ये क्या है कि भारतीय विश्वविद्यालयों का संघ भारतीय विश्वविद्यालयों में प्रमुख विश्वविद्यालयों का एक संघ और संगठन है। ठीक है, मतलब इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक प्रकार से यूनियन है। ठीक है, यह दिल्ली में स्थित है और यह विदेशों के विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम, मानकों और क्रेडिट का मूल्यांकन और तुलना करता है और फिर भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान किए जाने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों के संबंध में उनकी तुलना करता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी जानकारी थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ अगला प्रश्न है, पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक पाठ्यक्रम नहीं है। ठीक है, व्यवसाय, कॉमर्शियल जिसको कहते हैं, तो फार्मेसी, कानून, अभियांत्रिकी या फिर ललित कला। तो ये ललित कला इसमें व्यावसायिक पाठ्यक्रम नहीं है, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। चलिए अब देखिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के बारे में समझते हैं। व्यावसायिक पाठ्यक्रम विभिन्न प्रकार की शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। ठीक है, जो किसी उद्योग की विशिष्ट आवश्यकताओं से मेल खाते हैं। इन पाठ्यक्रमों का प्राथमिक ध्यान कौशल निर्माण यानी स्किल डेवलपमेंट, कैरियर विकास, ठीक है, कैरियर बिल्डिंग, आत्म सुधार आदि है। ठीक है, व्यावसायिक पाठ्यक्रम वे हैं जो सीधे उद्योग में एक विशिष्ट पेशे का निर्माण करते हैं। व्यावसायिक पाठ्यक्रम विद्यमान विषयों के लिए अनुप्रयोग उन्मुख दृष्टिकोण रखते हैं, जो पाठ्यक्रम पूर्ण होने के बाद छात्रों को नौकरी के लिए जाने के लिए तैयार करते हैं। ठीक है, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का उद्देश्य छात्रों को किसी विशेष उद्योग में भविष्य की नौकरियों के लिए ट्रेंड करना होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं अब जो हमने ऑप्शंस लिए थे वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहला है फार्मेसी, हमने देखा था उसमें। तो फार्मेसी की बात करें तो फार्मेसी ये क्या है, दवा का अध्ययन है। ठीक है, इसमें देखा जाता है कि दवाइयाँ कैसे बनाई जाती हैं, उनका रसायन विज्ञान और परस्पर क्रिया क्या है और अन्य सभी, जिसे एक योग्य फार्मासिस्ट को जानना आवश्यक होता है। ठीक है, फार्मासिस्ट बनने के लिए फार्मेसी का अध्ययन अधिकांश स्कूलों के लिए हाई स्कूल के बाद 6 साल का होता है। फिर आपको लाइसेंस परीक्षा का ध्यान रखना होता है। ठीक है, फार्मेसी धारक कई क्षेत्रों में काम कर सकते हैं, जैसे कि फार्मासिस्ट, रोगी परामर्श, ठीक है, मास्टर डिग्री के रूप में आगे की पढ़ाई करना, विश्वविद्यालय में लेक्चरर के रूप में काम करना या फिर ड्रग सूचना विशेषज्ञ के रूप में भी काम कर सकते हैं। तो ये एक कॉमर्शियल क्या है, कॉमर्शियल पाठ्यक्रम है। ठीक है, कोर्स है। अब हम इसके बाद इंजीनियरिंग की बात करें तो देखिए इंजीनियरिंग का मतलब यहाँ पर देख रहे हैं कि इंजीनियर, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बीई या बीटेक। ठीक है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के लिए 3 से 5 साल बाद किसी छात्र को प्रदान की जाने वाली पहली पेशेवर स्नातक शैक्षणिक डिग्री होती है।
ठीक है, मतलब बीटेक कुल मिला करके आईआईटीज़ में, एनआईटीज़ में, फिर अन्य टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ में, या अन्य ऐसे कॉलेज जो सरकार से मान्यता प्राप्त हैं, या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी होते हैं टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़, तो वहाँ से बीटेक या बीई की डिग्री प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक क्या है, कॉमर्शियल कोर्स है। ललित कला की बात हम करें तो देखिए, ललित कला कला के दृश्य कार्यों का अध्ययन और निर्माण है। यह नृत्य, पेंटिंग, फोटोग्राफी, फिल्म, वास्तुकला आदि के रूप में हो सकती है। ठीक है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स डिग्री में एक व्यवहारिक स्टूडियो घटक होता है जिसमें व्याख्यान और चर्चा कक्षाएं होती हैं। ठीक है, यह एक पेशा नहीं है, लेकिन इसे रुचि और शौक का अनुनय माना जाता है। हालांकि ललित कला स्नातकों के लिए करियर के अवसर पर्याप्त होते हैं, जिसमें वे कला शिक्षक, लेखक, ललित कलाकार, अभिनेता, कला निर्देशक या फिर और भी बहुत कुछ चुन सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या नहीं है, एक कॉमर्शियल कोर्स नहीं है। ठीक है, कानून की बात करें तो देखिए, कानून का मतलब यहाँ समझ लीजिए, कानून क्या, कानून का अभ्यास एक पेशा है। ठीक है, प्रैक्टिस। पेशे के रूप में कानून की इन दिनों काफ़ी मांग है। बदलती सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों और सरकार द्वारा लगातार बढ़ती नियामक भूमिका के कारण वकीलों की बढ़ती मांग है। ठीक है, तो ये भी एक कॉमर्शियल कोर्स के रूप में देखा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका छात्रों को व्यावसायिक कौशल सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त होगा। अब देखिए, अगर आपको कॉमर्शियल कोर्स सिखाना है, पार्ट कॉमर्शियल कुछ ट्रेनिंग देना है, तो उसके लिए आप प्रयोग करेंगे या फिर विचार विमर्श करेंगे, भूमिका निर्वाह या फिर निरूपण। तो देखिए, अगर किसी को कुछ सिखाना है, देख के सिखाना है, तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, व्यावसायिक कौशल व्यवहारिक या प्रत्यक्ष कौशल हैं जो किसी व्यक्ति को व्यापार या नौकरी देने में मदद करते हैं। ठीक है, हमने अभी भी पढ़ा था। अक्सर व्यावसायिक कौशल को काम पर अनुभव के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। हालांकि ये कौशल किसी व्यावसायिक विद्यालय में भी प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे अगर आप आईआईटी में जाते हैं तो वहाँ पर आप जो लैब्स ही होती हैं, जो लेबोरेटरीज होती हैं, वहाँ पर ऐसे कुछ मॉडल्स होते हैं, उनके आधार पर भी आप चीज़ों को सीख सकते हैं। ठीक है, व्यावसायिक स्कूल जैसे ट्रेड स्कूल भी कहा जाता है। अच्छा, और कुछ भारत के जैसे कुछ बड़े संस्थान हैं, वहाँ पर अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम भी कराए जाते हैं, तो उनसे भी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ठीक है, गुणवत्तापूर्ण तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण TVET तकनीकी और व्यावसायिक दक्षताओं और विशिष्ट व्यावसायिक कौशलों की आवश्यकता वाले व्यापक व्यावसायिक क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के व्यक्ति को ज्ञान को विकसित करने में मदद करता है। इसलिए राष्ट्रीय TVET प्रणालियों को ज्ञान और कौशल विकसित करने की आवश्यकता है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा करते हुए स्थानीय श्रम बाजारों की ज़रूरतों के लिए कार्यबल को और अधिक लचीला और उत्तरदायी बनाने में मदद करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं कि सभी व्यावसायिक कौशलों को प्रयोग के माध्यम से सिखाया जा सकता है, क्योंकि ठीक है, देखिए, प्रयोग के माध्यम से ये तो उत्तर है, सीखा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पर फैक्टर्स दिए गए हैं। जैसे हम देख सकते हैं, चर, प्रमाण प्राप्त करना और प्रस्तुत करना, परिणामों का विश्लेषण। ठीक है, तो इन्हें हम देख लेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आगे देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए MHRD यानी जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा था, जो आजकल शिक्षा मंत्रालय है, द्वारा 2003 में नेशनल प्रोग्राम फॉर टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट लर्निंग NPTEL की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर चिकित्सकीय शिक्षा, कृषि शिक्षा, इंजीनियरिंग की शिक्षा या फिर कानूनी शिक्षा। तो यहाँ पर तीसरा सही है, इंजीनियरिंग की शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए NPTEL पोर्टल लाया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, इंजीनियरिंग शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए MHRD द्वारा 2003 में NPTEL की शुरुआत की गई थी। ये पूछा जा सकता है कि NPTEL की शुरुआत कब की गई थी, तो हम यहाँ बता देंगे 2003 में। इसके की पॉइंट समझ लेते हैं। ठीक है, प्रौद्योगिकी संवर्धित अध्ययन NPTEL के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम। देखिए, यह 7 प्रौद्योगिकी संस्थान IIT,
ठीक है, जिसमें बॉम्बे, दिल्ली, गुवाहाटी, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास और रुड़की, और भारतीय विज्ञान संस्थान IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में जो है द्वारा शुरू की गई एक पहल है। ठीक है, भारत में स्नातक कार्यक्रम के लिए 5 इंजीनियरिंग शाखाओं, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार, ठीक है, और मैकेनिकल और कोर विज्ञान कार्यक्रमों पर ध्यान दिया गया। सामग्री के लिए मॉडल पाठ्यक्रम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE और भारत में प्रमुख संबद्ध विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम द्वारा सुझाया गया था। ठीक है, भारत में विज्ञान और इंजीनियरिंग शिक्षा का मूल उद्देश्य सुधारों को तैयार करना और मार्गदर्शन करना है, जो भारत में एक मजबूत और जीवंत ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदल देगा। NPTEL परियोजना का 4 बुनियादी ध्यान: उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, ठीक है, दूरस्थ शिक्षा, निरंतर और खुली शिक्षा, वरीयता क्रम में मोटे तौर पर। ठीक है, NPTEL कार्यक्रम राष्ट्रीय कार्यक्रम समिति द्वारा संयुक्त सचिव उच्च शिक्षा MHRD और कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की अध्यक्षता में प्रोफेसर MS अनंत, निदेशक IIT मद्रास, और केमिकल इंजीनियरिंग में प्रोफेसर जो थे उनके द्वारा लागू किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय रैंकिंग 2020 में किस शैक्षणिक संस्थान को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया था? तो 2020 में ये MHRD द्वारा रैंकिंग निकाली गई थी, जिसमें IIT मद्रास को पहले नंबर पर रखा गया था। ठीक है, चलिए फैक्चुअल क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों ये कुछ प्रश्न हमने NAC और AICTE के ऊपर किए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ इसे शेयर करें अपने दोस्तों में जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए तैयारी कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल कृष्णा 9155 को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।